नमस्कार। आज हम एक बहुत ही दिलचस्प और कह सकते हैं थोड़ी रहस्यमयी कहानी के कुछ अंशों पर एक गहरी नज़र डालने वाले हैं। ये कहानी है भारत के अनंत गलियारे से और हमारे पास स्रोत के तौर पर इसी रचना के कुछ चुने हुए हिस्से हैं। ज़रा सोचिए, आप किसी काम से एक पुरानी सी सरकारी इमारत में जाते हैं। कोई मामूली सा काम, शायद कोई फाइल लेनी हो, है ना, या किसी से मिलना हो, और आप अंदर तो चले जाते हैं, पर बाहर निकलने का रास्ता वो आपको फिर मिलता ही नहीं। गलियारे मुड़ते जाते हैं, दीवारें शायद बदलती हैं या शायद बिल्कुल नहीं बदलती, और आप खुद को एक अंतहीन, मतलब एक अजीब से जाल में फंसा हुआ पाते हैं। यही होता है राघव के साथ। कहानी का जो मुख्य पात्र है राघव, वो दिल्ली के एक पुराने सीलन भरे सरकारी दफ्तर जाता है एक फाइल लेने। बिल्कुल रोज का काम लगता है शुरू में, लेकिन ये दफ्तर ये कुछ और ही निकलता है। राघव को जल्दी ही समझ आ जाता है कि वो किसी आम गलियारे में नहीं है, बल्कि एक अजीब, एक अंतहीन जाल में फंस गया है, जहां वक्त, जगह सब गड़बड़ होने लगता है। तो आज की हमारी इस चर्चा का मकसद यही है, इन अंशों में जो बुना गया है, वो डरावना, वो रहस्यमयी माहौल, उसे परत दर परत खोलना। राघव के साथ जो अजीब जौलौकिक घटनाएं होती हैं, उन्हें समझना, और उसका जो डर बढ़ता है, उसकी उलझन, उसकी लाचारी, उसको महसूस करना। तो चलिए इस कहानी के गलियारों में उतरते हैं, देखते हैं ये हमें कहाँ ले जाते हैं। हमारे पास, जैसा मैंने कहा, राघव के अनुभव के कुछ अंश हैं। नायक राघव, जगह दिल्ली का सरकारी दफ्तर, और समस्या ये अनंत गलियारे। कहानी की शुरुआत, जैसा मैंने कहा, बिल्कुल बिल्कुल सामान्य है। राघव दफ्तर पहुंचता है। अंदर का माहौल उसे जाना पहचाना सा लगता है। हर तरफ फाइलें ही फाइलें, कुछ अलमारियों में, कुछ मेजों पर बिखरी हुई। दीवारों पर सफेदी कम और वो सीलन के पीले भुरे धब्बे ज्यादा दिख रहे हैं। हवा में धूल और पुराने कागज की एक मिलीजुली गंध, और ऊपर वो टिमटिमाती ट्यूबलाइट की एक धीमी सी लगातार भिनभिनाहट। मतलब सब कुछ इतना साधारण कि कोई खतरा महसूस ही ना हो। और मेरे ख्याल से यही बात इस कहानी को इतना असरदार बनाती है। ये जो साधारण शुरुआत है, एक जानी पहचानी थोड़ी उबाऊ सी सेटिंग, पुराना सरकारी दफ्तर, इसी का इस्तेमाल करके लेखक ने एक ऐसा कैनवस तैयार किया है जिस पर बात की जो अजीब घटनाएं हैं वो और भी ज्यादा भयानक लगती हैं और अविश्वसनीय भी, है ना। जब डर किसी ऐसी जगह आता है जहां आप उम्मीद नहीं कर रहे हैं, तो उसका असर वो कई गुना बढ़ जाता है। ये जो कॉन्ट्रास्ट है, ये विरोधाभास, ये पाठक या श्रोता को शुरू से ही मतलब पकड़ लेता है। ये दिखाता है कि साधारण चीजों में भी कितना गहरा रहस्य छुपा हो सकता है। बिल्कुल सही कहा आपने। माहौल ही ऐसा है कि अंदर जाते वक्त कोई सोचेगा भी नहीं कि कुछ कुछ गड़बड़ हो सकती है। लेकिन फिर धीरे धीरे राघव को कुछ अजीब लगने लगता है। वो फाइल वाले कमरे की तलाश में आगे बढ़ता है, गलियारों में मुड़ता है, पर उसे लगता है कि वो रास्ता भटक रहा है। हर मोड़ पर उसे वैसी ही पीली सीलन भरी दीवारें दिखती हैं, फर्श पर वैसी ही धूल, और हवा में वही वही बासी गंध। और उससे ज्यादा परेशान करने वाली चीज, वो गहरा सन्नाटा। एक ऐसा सन्नाटा जो सिर्फ आवाज की कमी नहीं है, बल्कि ऐसा लगता है जैसे कोई कोई भारी अनकही उपस्थिति हो। उसे शक होने लगता है, क्या ये गलियारे उसे कहीं ले जा रहे हैं या बस गोल गोल घुमा रहे हैं। और फिर वो होता है जो आज के जमाने में शायद शायद सबसे ज्यादा डर पैदा करता है, बाहरी दुनिया से संपर्क का टूटना। राघव अपना मोबाइल फोन निकालता है, शायद किसी से रास्ता पूछने के लिए या बस वक्त देखने के लिए, लेकिन स्क्रीन पर वो सिग्नल बार खाली, नो नेटवर्क। ये छोटा सा मैसेज उसके अकेलेपन को एकदम से बढ़ा देता है। और वो सिर्फ भटकावा नहीं है, वो पूरी तरह से कट चुका है। हवा में जो अनजाना डर था, वो अब और घना हो जाता है। उसे ऐसा लगने लगता है जैसे वो अकेला नहीं है, कोई उसे देख रहा है, कोई साया उसके पीछे है। हाँ, और ये स्थिति ये बड़ी कुशलता से अलगाव और दिशाहीनता का जो मनोवैज्ञानिक असर होता है उसे दिखाती है। सोचिए, आप एक ऐसी जगह पर है जो जानी पहचानी लगनी चाहिए थी, पर अब अजीब व्यवहार कर रही है, और ठीक उसी वक्त आपका बाहरी दुनिया से संपर्क का जो एकमात्र जरिया है, मोबाइल फोन, वो भी बेकार हो गया। ये सिर्फ एक तकनीकी खराबी नहीं है, ये हमारी जो आधुनिक निर्भरता है, हमारी सुरक्षा की भावना, उस पर सीधा हमला है। मोबाइल नेटवर्क का न होना आज के युग में तो लगभग बाहरी दुनिया से पूरी तरह कट जाने जैसा है। ये फौरन एक लाचारी की भावना पैदा करता है और डर को तेजी से बढ़ाता है।
ये एक गहरा सवाल भी उठाता है। जब हम अपनी तकनीक से, अपने डिजिटल सुरक्षा कवच से अचानक अलग हो जाते हैं तो हम कितना असहाय महसूस करते हैं। क्या हमारी पहचान का एक हिस्सा उस कनेक्टिविटी से जुड़ गया है? हाँ, ये तो सोचने वाली बात है। कितना कितना निर्भर हो गए हैं हम इन चीजों पर। खैर, राघव अभी हिम्मत नहीं हारता। वो तर्क से सोचने की कोशिश करता है। वो बाहर निकलने के रास्ते ढूंढता है, दरवाजों को धकेलता है, सीढ़ियों की तलाश करता है, कोई खिड़की, कोई निशान जिससे दिशा का अंदाजा हो। वो तेज चलता है, लगभग भागता है, लेकिन हर कोशिश उसे वापस उन्हीं जाने पहचाने अंतहीन गलियारों में ले आती है। ऐसा लगता है जैसे ये इमारत उसके साथ कोई खेल खेल रही है, और यही से चीजें और ज्यादा अजीब और डरावनी होने लगती हैं। अब ये सिर्फ खो जाने का डर नहीं रहा, अब ये उसके तर्क और समझ पर हमला है। इन अंशों में कुछ खास घटनाओं का जिक्र है जो राघव के मन में बैठे डर को और पुख्ता करती हैं, उसे यकीन दिलाती हैं कि यहां कुछ बहुत गड़बड़ है। एक बार वो एक खाली से दिखने वाले दफ्तर के कमरे में झांकता है और देखता है कि वहां रखी एक पुरानी लकड़ी की कुर्सी अपने आप धीरे धीरे हिल रही है, जैसे कोई अदृश्य व्यक्ति अभी भी वहां से उठा हो, या शायद अभी भी वहीं हो। सोचकर ही रोंगटे खड़े हो जाते हैं। बिल्कुल। ये घटना, कुर्सी का अपने आप हिलना, ये क्लासिक हॉरर जो होता है ना, उसकी याद दिलाती है। इसका असर इसलिए ज्यादा होता है क्योंकि ये भौतिक दुनिया के नियमों का उल्लंघन है। एक बेजान चीज का अपने आप हिलना, ये तुरंत अलौकिक संभावनाओं की तरफ इशारा करता है। ये राघव के मन में पहला ठोस सबूत हो सकता है कि वो सिर्फ भटका नहीं है, बल्कि किसी ऐसी शक्ति के प्रभाव में है जो सामान्य नहीं है। ये डर को एक नए स्तर पर ले जाता है, अज्ञात का डर। बिल्कुल। और ये डर तब और बढ़ जाता है जब उसे आवाजें सुनाई देने लगती हैं। उसे दूर से किसी के चलने की, कदमों की आहट सुनाई देती है। ऐसा लगता है जैसे कोई तेजी से उसकी तरफ आ रहा है। वो पलट कर देखता है या उस दिशा में भागता है जहां से आवाज आई, लेकिन वहां कोई नहीं होता, सिर्फ वही खाली गूंजते हुए गलियारे। ये आवाजें उसे और ज्यादा बेचैन कर देती हैं। क्या कोई और भी फंसा है यहाँ, या कोई उसका पीछा कर रहा है? कदमों की आहट सुनना, खासकर जब कोई दिखाई न दे, ये मनोवैज्ञानिक रूप से बहुत परेशान करने वाला हो सकता है। ये पैरानोया को बढ़ाता है। क्या ये सचमुच किसी और की मौजूदगी है, या राघव का थका हुआ और डरा हुआ दिमाग ही ये आवाजें पैदा कर रहा है? ये जो अनिश्चितता है, यही अपने आप में एक तरह का एक मानसिक अत्याचार है। ये उसे लगातार चौकन्ना रहने पर मजबूर करता है। उसकी जो बची खुची मानसिक शांति है, उसे भी छीन लेता है। और शायद जो सबसे ज्यादा विचलित करने वाली सबसे अजीब घटना इन अंशों में बताई गई है, वो है राघव की अपनी परछाई के साथ जो होता है। एक जगह दीवार पर अपनी परछाई पड़ रही है, वो उसे देख रहा है, और राघव अचानक नोटिस करता है कि उसकी परछाई उससे अलग हो गई है। वो हिलता है, लेकिन उसकी परछाई स्थिर रहती है, या शायद उसे आजाद होकर दीवार पर किसी और जगह खड़ी नजर आती है। जरा कल्पना कीजिए इस दृश्य की। आपकी अपनी परछाई आपका साथ छोड़ दें। ये घटना, ये वाकई बहुत शक्तिशाली है और प्रतीकात्मक भी। अगर हम इसे सिर्फ एक डरावनी घटना के तौर पर ना देखें, तो इसके कई गहरे अर्थ निकल सकते हैं। परछाई का अलग होना, क्या ये पहचान के विघटन का संकेत है? मतलब, क्या राघव अपने ही वजूद से, अपनी असलियत से अलग हो रहा है, या ये उसके बढ़ते मानसिक तनाव और वास्तविकता से पकड़ खोने का चरम बिंदु है? कुछ संस्कृतियों में परछाई को आत्मा का हिस्सा माना जाता है। तो क्या ये उसकी आत्मा के शरीर से अलग होने जैसा है, या शायद ये उस अदृश्य साये का ही एक रूप है जिसके होने का एहसास उसे पहले से हो रहा था, जो अब साकार हो उठा है उसी की शक्ल में? ये एक बहुत ही परेशान करने वाला विचार है। हाँ, ये परछाई वाली बात तो दिमाग में घूम जाती है। इस सामान्य डर से कहीं आगे की बात लगती है। और जैसे जैसे राघव इन गलियारों में भटकता रहता है, इन अजीब घटनाओं का अनुभव करता है, उसे धीरे धीरे यह एहसास होता है कि वो किसी सामान्य इमारत में नहीं फंसा है। ये कोई भूल भुलैया नहीं है जिसे किसी ने मजाक में बनाया हो। ये जगह कुछ और है, कुछ ज्यादा मौलिक रूप से गलत, कुछ खतरनाक। और तभी इन अंशों में इस जगह को एक नाम मिलता है जो इसके रहस्य और इसके आतंक को और भी गहरा कर देता है। भारत के अनंत गलियारे।
इस जगह को एक नाम देना, भारत के अनंत गलियारे, ये एक बहुत महत्वपूर्ण मोड़ है। ये उसे एक गुमनाम डरावनी इमारत से उठाकर एक किंवदंती, एक मिथक के स्तर पर ले जाता है। नाम में ही एक विस्तार है, एक अंतहीनता का भाव है। अनंत गलियारे सुनने में ही कितना विशाल और निराशाजनक लगता है। ये नामांकरण उस जगह को एक पहचान देता है, एक ऐसी पहचान जो डर और लाचारी से जुड़ी है। ये अब सिर्फ राघव की व्यक्तिगत समस्या नहीं रह जाती, ये एक स्थापित, जानी मानी, शायद कुछ गुप्त क्षेत्रों में भयानक जगह बन जाती है। और नाम के साथ ही ये एक और भयानक जानकारी सामने आती है, जो राघव की बची खुची उम्मीद पर भी शायद पानी फेर देती है। उसे पता चलता है, या शायद वो कहीं लिखा हुआ पढ़ता है, या किसी तरह ये ज्ञान उस तक पहुंचता है कि ये एक ऐसी जगह है, ऐसा कोई आयाम या वास्तविकता का कटा हुआ हिस्सा है, जहां से आज तक कोई भी इंसान, जिंदा या मुर्दा, बाहर नहीं निकल पाया है। जो भी इसमें दाखिल हुआ, वो हमेशा के लिए इन्हीं गलियालों की भूल भुलैया में खो गया। ये जानकारी, जहां से आज तक कोई भी इंसान बाहर नहीं निकला, ये कहानी के दांवों को मतलब चरम पर पहुंचा देती है। ये वाक्य एक पूर्ण विराम जैसा है, जो सारी आशाओं को समाप्त कर देता है। ये सिर्फ ये नहीं बताता कि निकलना मुश्किल है, ये बताता है कि निकलना असंभव है। ये राघव की स्थिति को एक व्यक्तिगत संकट से एक निश्चित नियति में बदल देता है। अब सवाल ये नहीं है कि कैसे निकलें, बल्कि ये है कि क्या कोई उम्मीद बची है। ये जानकारी उस जगह के मिथक को और मजबूत करती है, उसे लगभग एक जीवित, भूखे अस्तित्व जैसा बना देती है, जो लोगों को निगल जाता है। बिल्कुल। और कहानी के ये अंश हमें ठीक इसी निराशाजनक मोड़ पर लाकर छोड़ देते हैं। राघव फंसा हुआ है, उसे पता चल चुका है कि वो कहाँ फंसा है, और उसे ये भी पता चल चुका है कि यहाँ से निकलना नामुमकिन माना जाता है। तो हमारे सामने एक बहुत बड़ा अनसुलझा सवाल रह जाता है, क्या राघव का अंत भी इसी तरह होगा? क्या वो इन अनंत गलियारों से कभी बाहर निकल पाएगा? क्या वो पहला इंसान बनेगा जो इस जगह के मिथक को तोड़ेगा, जो इस चक्रव्यूह से बाहर निकलने का रास्ता खोजेगा? या उसकी कहानी भी उन अनगिनत गुमनाम कहानियों में से एक बनकर रह जाएगी, जो शायद इन्हीं सीलन भरी दीवारों में हमेशा के लिए दफन हो गई हैं? तो इन अंशों का क्या मतलब निकलता है? ये कहानी का अंत नहीं बताते, बल्कि हमें रहस्य और अनिश्चितता के शिखर पर छोड़ देते हैं। ये पाठक या श्रोता के मन में एक बेचैनी, एक सवाल छोड़ जाता है, जो उन्हें कहानी के बारे में, राघव के भविष्य के बारे में, और शायद खुद इन गलियारों के अस्तित्व के बारे में सोचने पर मजबूर करता है। तो अगर हम आज की चर्चा को समेटें, हमने भारत के अनंत गलियारों के इन महत्वपूर्ण अंशों पर गौर किया। हमने देखा कि कैसे राघव एक साधारण फाइल लेने दिल्ली के एक पुराने सरकारी दफ्तर जाता है और खुद को एक अंतहीन, बदलते हुए डरावने गलियारों के जाल में फंसा हुआ पाता है। हमने उन घटनाओं पर बात की जो उसकी समझ से परे हैं, अपने आप हिलती हुई कुर्सी, कहीं से आती कदमों की रहस्यमयी आहटें, और सबसे अजीब, उसकी अपनी परछाई का उससे अलग हो जाना। और आखिर में हमने जाना उस जगह का भयानक नाम और उससे जुड़ी किंवदंती, भारत के अनंत गलियारे, वो जगह जहां से कोई कभी बाहर नहीं लौटा। हाँ, और ये अंश हमें कई स्तरों पर सोचने को मजबूर करते हैं। एक स्तर पर तो ये एक रोमांचक, डरावनी कहानी है जो खो जाने और अज्ञात के डर को टटोलती है। लेकिन अगर हम गहराई में जाएं, तो ये सिर्फ भौतिक रूप से रास्ता भटकने के बारे में नहीं है। क्या ये कहानी जीवन की जटिलताओं में खो जाने का एक रूपक हो सकती है, या किसी बड़ी, अक्सर समझ न आने वाली व्यवस्था, जैसे कि कभी-कभी विशाल नौकरशाही महसूस हो सकती है, उसमें फंस जाने का प्रतीक? वो एहसास जब आप किसी स्थिति में पूरी तरह से जकड़ा हुआ महसूस करते हैं, जब बाहर निकलने का कोई रास्ता नजर नहीं आता। ये कहानी उस एहसास को बहुत प्रभावी ढंग से दर्शाती है। सच में फंसा हुआ महसूस करने का क्या मतलब है? ये सवाल कहानी के केंद्र में है। और एक अंतिम विचार जो इन अंशों से उभरता है, जो शायद हमारे साथ रह जाएगा, अगर ऐसी जगहें जैसे भारत के अनंत गलियारे वास्तव में मौजूद हो सकती हैं, चाहे केवल कल्पना में ही क्यों ना हो, तो वे क्या दर्शाती हैं? क्या वे हमारी भौतिक दुनिया के ही अनदेखे कोने हैं, जहां तर्क के नियम लागू नहीं होते, या फिर वे हमारे अपने मन के, हमारे गहरे डर, हमारी चिंताओं और हमारी लाचारी की भावनाओं के बाहरी प्रतिबिंब है? और क्या हम सबके जीवन में भी कभी-कभी ऐसे अनंत गलियारे नहीं आ जाते? कोई मुश्किल रिश्ता,
करियर की कोई ऐसी राह जहां आगे बढ़ना या पीछे हटना दोनों नामुमकिन लगे? कोई मानसिक या भावनात्मक स्थिति जिससे बाहर निकलना पहाड़ जैसा लगे? शायद हम सभी कभी न कभी अपने जीवन के किसी न किसी मोड़ पर राघव की तरह ही फंसा हुआ महसूस करते हैं, अपने ही अनंत गलियारों से बाहर निकलने का रास्ता तलाशते हुए। ये सवाल इन अंशों को सिर्फ एक कहानी से कहीं ज्यादा बना देता है। ये उन्हें हमारे अपने अनुभवों से जोड़ देता है।